हेलो गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर 1 करेंगे। इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक तो हो गया आपका मीनिंग कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सबसे पहले जो मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें हम टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो इसको हम बाद में देखेंगे, ये मैंने आपके लिए बस एक शॉर्ट समझने के लिए बनाया है कि सबसे पहले इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप क्या जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी, या फिर एक्यूरेसी, लॉजिकल होता है, जनरलाइजेबिलिटी, सिस्टमेटिक, साइक्लिक इन नेचर और रेप्लिकेबल। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, रिसर्च है क्या। तो ये एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हो, फिर से कुछ रिसर्च करते हो, ताकि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें जो भी क्रिटिसिज्म है उसको क्रिटिसिज्म को देखते हुए नए नॉलेज को प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो इस इंक्वायरी जो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड ढंग से होता है, एक सेट रूल है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेगा। कुछ भी इलॉजिकल मेथड आप नहीं लगा सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में आपका आ जाता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इस पूरे के पूरे रिसर्च में जो डेटा है वो बैकबोन है आपका। ठीक है, तो जो भी चीज़ होगी हम डेटा पे बात करेंगे, क्योंकि डेटा ही आपके हर एक कंक्लूजन को एक लॉजिक देगा, आपके हर एक कंक्लूजन को एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे प्रेजेंट करने में मदद करेगा। तो डेटा इसका बैकबोन है और डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर हाल में आपको डेटा का सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना है। रिसर्च करता क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, उसमें ये ऐड करता है, एडिशन करता है, फिर एक नया नॉलेज सिस्टम बनता है, फिर इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर इसको रिसर्चर जो है फिर इसको सॉल्व करता है। तो ये एक लीनियर फैशन में चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका रिसर्च के मीनिंग। नेक्स्ट है रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी, कि रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इसमें कोई भी आपका बायसनेस नहीं होगा। अगर कोई भी रिसर्चर है तो उसको उसके मूड, उसके एटीट्यूड, उसके थॉट प्रोसेस, उसके बिलीफ सिस्टम का इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जो भी हाइपोथेसिस लेकर जो भी कंक्लूजन डेवलप कर रहा है वो पूरा का पूरा डेटा ड्रिवन होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए नेचर में, चाहे वो सोशल साइंस का रिसर्च हो या फिर साइंस का रिसर्च हो। इट शुड बी साइंटिफिक, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, कि हम इस पर कितना ज़्यादा रिलायबल भरोसा कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी जो का समझने का मतलब है कंसिस्टेंसी, कि जो भी आपका रिसर्च का आउटकम है क्या वो बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है। अगर आप उसको सिमिलर कंडीशन में और सिमिलर प्रोसेस से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर सिमिलर तरीके से आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अगर बार बार रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम उस रिसर्च को रिलायबल रिसर्च मानेंगे, कि जो भी रिसर्च का आउटकम है वो रिलायबल है। ठीक है, और जब बार बार सेम रिजल्ट आता है तो इसका मतलब हम उसको बार बार वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसको वेरीफाइबिलिटी भी इसका एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो ये दो थे। नेक्स्ट है वैलिडिटी। ठीक है, तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी, आप जो भी प्रोसीजर अपना रहे हो उस रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करने में, या जो भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है या जो भी टेस्ट का आउटकम है वो कितना एक्यूरेट चल रहा है, तो उसको हम बात करेंगे उसको वैलिडिटी के टर्म्स में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी के से। क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी से, वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी से क्योंकि इसमें हम बात करते हैं कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट या जो भी टूल यूज़ कर रहे हो वो कितना एरर फ्री है। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब हो रहा है यहाँ पर एरर फ्री, कि उसमें कोई भी त्रुटियाँ और गलतियाँ नहीं है। वैलिडिटी के 6 डिवीज़न है। ठीक है, सबसे पहला है इंटरनल वैलिडिटी। इसमें इसको हम क्रेडिबिलिटी भी कहते हैं, कि जो भी वेरिएबल है आपका दो या दो से अधिक, तो उसमें एक रिलेशनशिप है कि नहीं। अगर एक वेरिएबल की वजह से दूसरा कुछ इफेक्ट पड़ रहा है तो वहाँ पे कॉजल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप देखेंगे, तो ये होता है इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसका मतलब होता है अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपके रिसर्च के आउटकम को इफेक्ट कर रहा है तो हमको उस फैक्टर को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो आपके पूरे के पूरे रिसर्च के कंक्लूजन को ही चेंज कर देगा। तो हम एक्सटर्नल वैलिडिटी को
कंट्रोल करने का हमें टेक्निक आना चाहिए। एक्सटर्नल वैलिडिटी का दूसरा नाम है जनरलाइजेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आप जो भी रिसर्च का आउटकम आया है आपके पूरे के पूरे केस स्टडी से या फिर पूरे के पूरे रिसर्च प्रोग्राम से, तो आप उसको कितने लेवल पे उसको अप्लाई कर सकते हो आप अपने उस केस स्टडी को, तो हम इसको कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी। ठीक है, इसका नेक्स्ट है फेस वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी में हम देखते हैं कि जो हमें एग्जैक्टली जो चीज़ मेज़र करना है, हमें बस वही मेज़र करना है, तो हमें हमारा जो सर्वे होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, हमारा जो क्वेश्चन आयर होगा, पूरे क्वेश्चंस का लिस्ट, वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो फेस वैलिडिटी मतलब जो चाहिए बस वही चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए और कम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कंटेंट वैलिडिटी। ये आपके कंटेंट के सारे एस्पेक्ट को मेज़र करता है। ठीक है, इसमें आप कोई भी एक हिस्सा नहीं ले सकते हो, पूरा का पूरा ओवरऑल आपको पूरा का पूरा 100% जो है उस चीज़ को मेज़र करना है। नेक्स्ट है क्राइटेरियन वैलिडिटी। इसका मतलब होता है कि जो भी गिवन इंडिकेटर है, आप उस गिवन इंडिकेटर को, उस क्राइटेरिया को कितना फुलफिल कर पा रहे हो। तो जो भी आपका सेट इंडिकेटर है उसके अकॉर्डिंग आपका रिसर्च कैसे मूव कर रहा है, आपका रिसर्च कितना ज़्यादा वैलिड है, आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हो वो कितना ज़्यादा वैलिड है क्राइटेरिया, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया, उस पर्टिकुलर इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इट मेजर्स द कंस्ट्रक्ट इन सच अ मैनर दैट इज कन्वर्जेंट विद अदर मेजर्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। कि हर जो भी आप मेजर या जो भी आप प्रोसीजर ले रहे हो, हर तरीके से वो आपके एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होना चाहिए, मतलब एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में। आप जो भी प्रोसीजर, जो भी टूल, जो भी इक्विपमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी अप्रोचेस लगाए हो उस पर्टिकुलर रिसर्च को लेकर, तो ये बिल्कुल ही इंक्लूसिव हो जाता है नेचर में कि सबको इकट्ठा करके चलना है। इट अलाउज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अपोजिंग कॉन्स्ट्रक्ट। अगर कोई भी अपोजिंग एलिमेंट या अपोजिंग वेरिएबल आ गया जो आपके पूरे आउटकम को चेंज कर रहा है और वो आपका डिज़ायर्ड आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं, या फिर आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये हेल्प करता है उसको डिस्क्रिमिनेट करने में, उसको डायसेक्ट करने में, उसको अलग करने में। तो ये था आपका कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा आपका एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी करता क्या, ये भी मेज़र करता है रिसर्च के प्रोसेस को, रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट को, रिसर्च के टूल को, और ये देखता है कि ये तीनों चीज़ें, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ कितना रिलेटेड है, कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, एंड वेदर दिस टूल्स आर सेलेक्टेड एट द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू सूट द रिसर्च प्रॉब्लम और नॉट। जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, आपने उस रिसर्च प्रॉब्लम को देखते हुए जितना भी बेस्ट पॉसिबल टूल है उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उसमें नया नॉलेज ऐड करने के लिए, तो आपने वो टूल कितना हद तक सही यूज़ किया है वो एक्यूरेसी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रेडिबिलिटी। कि जो भी आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो कितना ज़्यादा क्रेडिबल है, और जो भी आपका प्रोसीजर है वो कितना ज़्यादा क्रेडिबल है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हिस्टोरिकल नॉलेज आएगा, नॉलेज प्रोडक्शन आएगा, तो उसमें हम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स लेते हैं, और इसमें प्राइमरी सोर्स ज़्यादा रिलायबल होता है सेकेंडरी सोर्स के कंपैरिजन में। तो क्रेडिबिलिटी है कि वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है जो भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और जो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर को आप लेके चल रहे हो। नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी। ये बात करता है कि आप कितने लेवल तक, पूरे के पूरे इंटायर पॉपुलेशन में कितने डिग्री तक, कितने हद तक उस पर्टिकुलर रिसर्च आउटकम को अप्लाई कर सकते हो। इसका फ़ायदा होता है कि अगर एक केस स्टडी दूसरे केस स्टडी से बहुत सारे कंडीशन में सिमिलर है, तो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। ऑल्दो आप वहाँ पे और फर्दर स्टडी करोगे, लेकिन इससे क्या होगा, आपका टाइम, एनर्जी और फाइनेंस, रिसोर्स सब बचेगा, और आप स्मूथली जो उसमें डिफरेंट वेरिएबल है आप उसको कंसिडर करके कम टाइम में रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है इसका सिस्टमेटिक। कि रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक, एक डेफिनेट साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, इसलिए इतने सारे टूल है चेक करने के लिए, चाहे वो वैलिडिटी हो, क्रेडिबिलिटी की जो बात हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे मेजरिंग टूल है जो कि मेज़र करते हैं कि कितना ज़्यादा वो सिस्टमेटिक है, किस तरीके से वो एक डेफिनेट प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, साइंटिफिक है कि नहीं। तो ये था आपका सिस्टमेटिक। नेक्स्ट है कि ये बहुत ज़्यादा साइक्लिकल होता है, कि अगर कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम से शुरू होता है और फिर जाके दूसरे प्रॉब्लम पे जाके रुकता है। अब जो भी नया रिसर्चर आएगा वो इस प्रॉब्लम को फिर उठाएगा
और फिर आगे रिसर्च को बढ़ाएगा। तो ये साइक्लिक है, चलते रहता है, और इस तरीके से जो नॉलेज का प्रोडक्शन है वो लीनियर वे में आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा साइक्लिक है। नेक्स्ट है रेप्लिकेबल, कि आपने जो भी रिसर्च स्टडी की है, आपका जो भी आउटकम आया है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं। अगर बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, अगर वो रिपीट कर रहा है अपने आउटकम के साथ, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे और वो वेरीफाइबिलिटी या फिर रेप्लिकेबल है उसके अंदर आएगा। अगर आपका रिसर्च बार बार वेरीफाई नहीं हो रहा, बार बार रिजल्ट आउटकम गलत आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं गलती की, या तो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करने में, प्रोसीजर को, टूल को, कुछ भी आपका मिस्टेक है, तो वो इसको चेक करता है। लास्ट है लॉजिकल, कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग का पूरा खेल है, क्योंकि डेटा ड्रिवन है। आप जो भी डेटा लोगे और उसमें आप जो भी आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करोगे, तो उसमें पूरा पूरा एक लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। आप पे खुद के अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको हर एक चीज़ का एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, क्या सोर्सेज आपने लिए। इसलिए क्रेडिबिलिटी की बात आ रही थी कि सोर्सेज आपका कितना ऑथेंटिक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी आज वो रिसर्च की मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे रिसर्च के टाइप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इन सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।